हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 नवंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है 8 दिनों बाद सक्रिय मामले 4.50 लाख के पार। दूसरी न्यूज़ है मोबाइल ऐप प्रतिबंध से तिलमिलाया चीन। अभी हाल ही में भारत ने 43 मोबाइल ऐप को, चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था, वो भी तनाव के बीच। तो इस पे फिर से एक बार तिल मिला गया है चीन। और तीसरी न्यूज़ है ऑस्कर के लिए भारत की फिल्म जल्लीकट्टू नामित। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 8,000 से अधिक सक्रिय मामले बढ़े हैं। इसके साथ ही 8 दिनों बाद सक्रिय मामलों की संख्या 4.5 लाख को पार कर गई है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 92 लाख को पार कर गया है और 86 लाख से अधिक अब तक महामारी को मात भी दे चुके हैं। इसमें मंगलवार देर रात से अब तक 50,118 नए केस मिले हैं, 42,209 मरीज ठीक हुए हैं और 603 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह कुल संक्रमितों की संख्या 92.63 लाख और ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 86.77 लाख पर पहुंच गई है। नेक्स्ट है मोबाइल ऐप प्रतिबंध से तिलमिलाया चीन। भारत ने 43 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के इस फैसले से चीन तिलमिला गया है। चीन ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में भारत उसके ऐप को निशाना बना रहा है। उसने संबंधों को बेहतर बनाने का राग भी अलापा है और द्विपक्षीय कारोबारी रिश्तों को मजबूत करने के लिए परोक्ष रूप से बातचीत की पेशकश भी की है। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर चीनी बैकग्राउंड वाली कंपनियों के ऐप को बार बार प्रतिबंधित करने की कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑस्कर के लिए नामित भारत की फिल्म जल्लीकट्टू। ऑस्कर अवार्ड के लिए अब की बार भारत की ओर से आधिकारिक रूप से मलयाली फीचर फिल्म जल्लीकट्टू नामित की गई है। 93वें एकेडमी अवार्ड में विदेशी भाषा की फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की ओर से इस फिल्म को चुना गया है। दक्षिण भारत में बैलों पर काबू करने के खेल के खतरों पर आधारित इस फिल्म को 27 भारतीय फिल्मों में से चुना गया है। 25 अप्रैल 2021 को लॉस एंजलिस में होने वाली 93वें एकेडमी अवार्ड के लिए भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री जल्लीकट्टू को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की 14 सदस्यों की एक कमेटी ने चुना है। जीजो जोस पेलिरसी की निर्देशित फिल्म सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म विदेशी भाषा की श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि विश्व नेतृत्व करने को अमेरिका तैयार, और दूसरी न्यूज़ है रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और बहरीन। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को अपने प्रशासन के लिए कई अहम नियुक्तियों का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को बदलने का संकेत देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार है। 79 वर्षीय बाइडेन ने अपने गृह नगर डेलावेयर के विल्मिंगटन में मंगलवार को अपने 6 शीर्ष अधिकारियों से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि यह दल अपने देश और लोगों को सुरक्षित रखेगा। यह दल उस तथ्य को भी प्रदर्शित करेगा कि अमेरिका दुनिया का नेतृत्व करने के लिए फिर से तैयार है। इस दौरान बाइडेन के साथ नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद थी। नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और बहरीन। भारत और बहरीन अपना सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों देशों के बीच यह सहमति बहरीन यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके समकक्ष अब्दुल्ला लातिफ बिन राशिद अल जयानी के बीच वार्ता में बनी है। दोनों देशों ने कोविड से पैदा हुई चुनौतियों से मिलकर निपटने के तरीकों के अतिरिक्त कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी चर्चा की है। दोनों देश अंतरिक्ष तकनीक, बुनियादी सुविधाओं, IT सेक्टर आदि में भी सहयोग बढ़ाएंगे। जयशंकर ने बहरीन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश दिया। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज।
बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है LVB, यहाँ पर LVB होगा, और DBS बैंक के विलय को मंजूरी। लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों के लिए नकद निकासी संबंधी प्रतिबंध भी हटा। दूसरी न्यूज़ है वैक्सीन आने के बाद ही निर्यात में उछाल संभव। और तीसरी न्यूज़ है नए बैंकिंग लाइसेंस देने में जल्दबाजी नहीं। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने भारी वित्तीय संकट में फंसे निजी कर्जदाता लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के में विलय की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही LVB के ग्राहकों के लिए नकदी निकासी संबंधित प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 नवंबर को LVB के ग्राहकों के लिए खाते से अधिकतम 25,000 रुपये तक की निकासी का प्रावधान लागू कर दिया था। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि बैंक के वित्तीय दुर्दशा के लिए अगर किसी को दोषी पाया गया तो उसे निश्चित तौर पर सजा दी जाएगी। नेक्स्ट है वैक्सीन आने के बाद ही निर्यात में उछाल संभव। यूरोप के कुछ देशों में आंशिक लॉकडाउन ने निर्यातकों को मुश्किल में डाल दिया है। कोरोना की वैक्सीन आने के संकेतों से माहौल में उम्मीद तो बंधी है, लेकिन निर्यातकों का मानना है कि वैक्सीन आने के बाद ही इसका प्रभाव दिखेगा। निर्यातकों के पास अगले कुछ महीनों के ऑर्डर तो हैं, लेकिन उसके बाद परेशानी हो सकती है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन ललित ठुकराल के मुताबिक वैक्सीन लगने की शुरुआत के बाद ही निर्यात ऑर्डर पर फर्क दिखेगा। नेक्स्ट है नए बैंकिंग लाइसेंस देने में जल्दबाजी नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक की आंतरिक समिति ने बड़े उद्योग घरानों को बैंकिंग सेक्टर में उतरने की इजाज़त देने का सुझाव दिया है, लेकिन सरकार इस सुझाव को लेकर फिलहाल बहुत ज़्यादा उत्साह में नहीं है। हालांकि NBFC को बैंक में तब्दील करने संबंधी सुझाव को लेकर वित्त मंत्रालय निश्चित तौर पर गंभीर है। मंत्रालय मानता है कि देश के कई NBFC ने वित्तीय सेक्टर में जिस तरह की भूमिका निभाई है उसे देखते हुए उन्हें एक संपूर्ण बैंक के तौर पर काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। इस बारे में विस्तृत नियमों पर चर्चा करने से पहले ही चर्चा चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आगामी बजट में इसकी घोषणा संभव हो सकती है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है योगी सरकार का साहसिक कदम। धर्म परिवर्तन की प्रवृत्ति को रोकने और अंतर धार्मिक विवाह को विघ्न रहित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अहम अध्यादेश लेकर आई है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह द्वारा। दूसरा आर्टिकल है संविधान के प्रति बढ़े, यहाँ पर बढ़े होगा सजगता। नए भारत के निर्माण का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब देश के नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों को लेकर सजग रहें। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। तीसरा आर्टिकल है जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना की स्थिति जो गंभीर बनती जा रही है उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। लव जिहाद, क्या ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं? सवाल है कि लव यानी प्यार के लिए जिहाद है या जिहाद के लिए लव किया जा रहा है। जो भी हो, लव जिहाद का मामला प्रेम का सीधा साधा मामला नहीं लगता। चर्चा गर्म है कि लव जिहाद की घटनाएं अपराध हैं या इन्हें अपराध बनाने की कोशिश हो रही है। अब यह मुद्दा भी धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की बहस में बदल चुका है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला हल्ला बोल दिया है। उनकी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की पहल करने का साहस दिखाया है। साहस इसलिए है कि इससे पहले इसकी सिर्फ बातें हो रही थी। पहली बार इसे कानूनी जामा पहनाया गया है। इससे संबंधित अध्यादेश को योगी मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है, परंतु पूरे अध्यादेश में लव जिहाद का कहीं नाम नहीं है। इससे सरकार ने साफ कर दिया है कि उसके लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले से कोई असहमति नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पहले भी कोई असहमति थी, मगर एक सवाल अनुत्तरित रह गया। क्या जीवन साथी चुनने में किसी एक को अपने धर्म को तिलांजलि देना ही एकमात्र विकल्प है? प्रेम और विवाह में धर्म परिवर्तन की बात कहाँ से आ जाती है? इसी धर्म परिवर्तन की प्रवृत्ति को रोकने और अंतरधार्मिक विवाह को विघ्न रहित बनाने के लिए योगी सरकार यह अध्यादेश लाई है। इसकी शुरू से पड़ताल करते हैं। इस मुद्दे को पहली बार भाजपा या उसके समर्थक किसी संगठन ने नहीं छेड़ा और न ही इसका आगाज किसी भाजपा शासित राज्य से हुआ। सितंबर 2009 में केरल की
कैथोलिक बिशप काउंसिल ने आरोप लगाया कि 4,500 गैर मुस्लिमी लड़कियों को टारगेट कर उनका धर्मांतरण कराया गया। 10 दिसंबर 2009 को केरल हाईकोर्ट ने कहा कि 1996 से यह सिलसिला जारी है। इसमें कुछ मुस्लिम संगठन शामिल हैं जो अच्छे घरों की हिंदू और ईसाई लड़कियों को टारगेट करते हैं। अदालत ने कहा कि सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए। उसके बाद जुलाई 2010 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वरिष्ठ माकपा नेता वी.एस. अच्युतानंद ने जो आरोप लगाया वह अभी तक किसी भाजपा नेता ने नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि शादी के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर केरल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाने की कोशिश हो रही है। इस बयान के बाद भाजपा ने मामले की एनआईए जांच की मांग की और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बयान की निंदा। दिसंबर 2011 में कर्नाटक में कांग्रेस राज्य ने विधानसभा में 84 लापता लड़कियों का मुद्दा उठाया। बरामदी के बाद 69 लड़कियों ने कहा कि उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। दरअसल भारत में गंगा जमुनी तहजीब का सिगुफा छोड़ने वालों ने माहौल बिगाड़ रखा है। रॉ के पूर्व मुखिया विक्रम सूद ने गहन शोध में के बाद द अल्टीमेट गोल नाम से किताब लिखी। उसमें लिखा कि भारत में धर्म और धर्मनिरपेक्षता एक दोषपूर्ण विमर्श रहा है। सरकार को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए सभी मजहबों से दूर रहना चाहिए। उसे मजहब के आधार पर राजकाज के मामलों में मजहब के अनुसार आचरण की इजाजत देनी चाहिए। भारत में तमाम समस्याएं संविधान और शरिया के साथ साथ चलने के कारण है। समान नागरिक संहिता ही इसका समाधान है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। संविधान के प्रति बढ़े सजगता। भारत ने 26 नवंबर 1949 के दिन ही अपने संविधान को अंगीकृत किया था। स्वतंत्र भारत के भविष्य का आधार बनने वाली इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की आज 71वीं वर्षगांठ है। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में तमाम दिग्गज शामिल रहे। विश्व के प्रमुख संविधान के अध्ययन और व्यापक विचार विमर्श के बाद संविधान को आकार दिया गया था। संविधान निर्माण के लिए हुए मंथन की गहनता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि संविधान की प्रारूप समिति की 141 बैठकें हुई और इस प्रकार 2 साल 11 महीने और 17 दिन बाद एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियों के साथ स्वतंत्र भारत के संविधान का मूल प्रारूप तैयार करने का संपन्न हुआ। वास्तव में हमारा संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं है, अपितु यह एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो समाज के सभी वर्गों की स्वतंत्रता को संरक्षित करते हुए जाति, वंश, लिंग, क्षेत्र, पंथ या भाषा के आधार पर भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समता का अधिकार देता है तथा राष्ट्र को प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित दिखता है। भारतीय संविधान ने राज्य व्यवस्था के घटकों के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था भी बहुत सुसंगत ढंग से की है। संविधान द्वारा राज्य के 3 अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने अपने क्षेत्र में पृथक, विशिष्ट और सार्वभौम रखा गया है ताकि ये एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करें। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है, परंतु उसकी भी सीमाएं हैं। संसदीय प्रणाली का कार्य व्यवहार संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही होता है। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, मगर वह उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अंगीकृत किए जाने से लेकर अब तक हमारे संविधान में आवश्यकता अनुसार 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इसके बावजूद इसकी मूल भावना अक्षुण्ण बनी हुई है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारा संविधान नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 51A के तहत हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। इनका उद्देश्य है कि देश के लोग संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों के आधार पर निरंकुश ना हो जाएं, अपितु अधिकारों के साथ साथ लोकतंत्र आचरण और व्यवहार के प्रति सजग चेतना और कर्तव्य बोध की भावना उसमें बनी रहे। नेक्स्ट आर्टिकल है जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चुनौती किस तरह गंभीर होती जा रही है, इसका प्रमाण है कि गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को नए सिरे से इसके लिए दिशा निर्देश जारी करना कि इस महामारी पर अंकुश के उपायों पर सख्ती से अमल हो। ऐसे दिशा निर्देश इसलिए आवश्यक थे क्योंकि कई राज्यों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के इस स्तर पर जरूरी सजगता का परिचय नहीं दिया जा रहा है। जब यह स्पष्ट है कि वैक्सीन आने तक सजगता और सतर्कता के जरिए ही इस महामारी पर अंकुश लगाया जा सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है कि हर कोई मास्क पहने और शारीरिक दूरी के नियम कायदों के पालन के प्रति गंभीर हो। यह अच्छी बात नहीं है कि मास्क पहनने जैसी बुनियादी उपेक्षा
के प्रति भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। यह वह रवैया है जो इस महामारी से लड़ाई को कमजोर बना रहा है। पता नहीं क्यों लोग यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे कोरोना के प्रसार को एक झटके में रोक दिया जाए। कोरोना का संक्रमण तो एक ऐसी चुनौती है जो हर स्तर पर सतत सजगता और सतर्कता की मांग करती है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि ग्रेग बार्कले आईसीसी के स्वतंत्र चेयरमैन चुने गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रमुख ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया स्वतंत्र चेयरमैन चुना गया है। बार्कले ने सिंगापुर में इमरान ख्वाजा को पछाड़कर और वह भारत के शशांक मनोहर की जगह लेंगे। मंगलवार को आईसीसी की तिमाही बैठक के दौरान मतदान हुआ। इलेक्ट्रिक मतदान प्रक्रिया में 16 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हिस्सा लिया, जिसमें टेस्ट खेलने वाले देशों के 12 पूर्व सदस्य, 3 एसोसिएट देश एवं एक स्वतंत्र महिला निदेशक शामिल हैं। बार्कले ने कहा कि आईसीसी का चेयरमैन चुना जाना सम्मान की बात है और समर्थन के लिए मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। तो ये आज का यानी 26 नवंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आपको ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद मिल रहा है, लेकिन अब से ये वीडियो रेगुलर हो जाएंगे। इसके साथ ही करंट अफेयर्स के वीडियो, इंग्लिश के वीडियो और मैथ और रीजनिंग के भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।